हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ कवर करेंगे जो कि आरओ और जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें पूछे ही जाते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक होते हैं और यहीं पे आपका जीव विज्ञान आज खत्म भी हो जाएगा। एक जो पिछला वीडियो था, 2 वीडियो हैं टोटल, एक पहला वाला और एक अभी। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको आरओ वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं पे एक और वीडियो पड़ा हुआ है जीव विज्ञान का, वो पार्ट 1 था, ये लास्ट पार्ट है, मतलब 2 ही पार्ट में होगा। चाहते तो इसको जो है कई वीडियो में बांटा जा सकता था, धीरे धीरे पढ़ाते तो ये जो है काफ़ी दिन में कवर होता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं से पूछी जाती तो ज़्यादा झुलाने का मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। आरओ का ग्रुप जो चल रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप करेंगे, जैसे आरओ ग्रुप डिटेल्स, आपको डिटेल्स भेज दी जाएगी और उसी में प्रोसेस वगैरह पूरा क्या क्या मिलता है वो सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसी ग्रुप में जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, जो सब्जेक्ट पहले हो चुके हैं, जो नहीं हो चुके हैं, सारे उसमें नोट्स सब्जेक्ट वाइज डाल दिए गए हैं, उसको आप जाके देखिएगा। वहाँ से आप सभी नोट्स भी मिल जाएंगे। जो पीवाईक्यू वगैरह हैं यूपी पीसीएस के थ्रू जो होते हैं तो वो पीवाईक्यू मिल जाएंगे और टेस्ट भी आपको सब वहीं पे मिल जाएंगे एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हृदय को पढ़ना है। अब ये मत बोलिएगा कि जैसे ये दोनों वीडियो कंप्लीट होने के बाद कि ये टॉपिक बच गया, कोई छोटा सा टॉपिक आप उठा के बोलने की, जैसे कोई संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब एक एक चीज़ नहीं कवर की जा सकती, वो आपको खुद पता होगा कि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से भी गूगल सर्च करके कर सकते हैं। वैसे लगभग चीज़ें यहाँ पर सभी इंक्लूड कर ली गई जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा है। यही चीज़ें मैंने भी पढ़ी, यही आप भी पढ़े तो आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प होगी। तो सबसे पहले हृदय के बारे में बात करें तो ये जो है 4 इसके पार्ट होते हैं, लिखा भी है नीचे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं उसके बाद चलेंगे आगे। तो इधर वाला जो पार्ट होता है ये जो है इसको दायां पार्ट कहते हैं, इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बायां पार्ट कहते हैं। टोटल ये 4 कोष्ठ में डिवाइड होता है, 4 कमरे बने होते हैं इसमें। इधर है दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, इधर है दायां निलय, ये है बायां निलय। इस तरह से ये 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। इधर जो पार्ट होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब जो गंदा मतलब ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है तो वो वाला ब्लड इधर बहता है और इधर जो है शुद्ध वाला रक्त बहता है। इतना एक बेसिक बात है। अब जो है सबसे पहले शुरू करेंगे, धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ मतलब आर्टरी जिसको कहा जाता है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। सामान्य रूप से आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, अभी अपवाद वगैरह देखेंगे सबसे पहले। और जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ मतलब वेंस या फिर वेसल्स बोलते हैं, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। जो अपवाद है वो आगे देखेंगे। अब रक्त कैसे कैसे आता है यहाँ पे, सबसे पहले यहीं से शुरुआत। तो शरीर का जो अशुद्ध रक्त बहता है वो आके सीधे यहाँ से एंटर होता है, इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से। इन दोनों एरिया को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, ये है अग्र महाशिरा और ये है पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। यहाँ से अशुद्ध रक्त घुसा, यहाँ से भी अशुद्ध रक्त घुसा। दोनों कहाँ पे जा रहे हैं दोनों रक्त अशुद्ध वाले, तो ये दाएं आलिंद में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ पे आया, तो दाएं आलिंद में आया, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के थ्रू आया अशुद्ध रक्त। उसके बाद यहाँ पर 3 वॉल्व लगे रहते हैं, ये जो है 3 रास्ते बने होते हैं जहाँ से होता हुआ ये रक्त जाता है दाएं नीलय में। ब्लड जा रहा है दाएं आलिंद से दाएं नीलय में। ये वॉल्व इस तरह से होते हैं कि इधर से ब्लड जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमारे बैग में जो बैग रहता है उसको बांध दिया जाता है एक प्लास्टिक से, और जिसको बंद तो किया जा सकता है लेकिन हम खोलने की जब कोशिश करते हैं तो खुलता नहीं है, वो तो बंधा हुआ रहता है। उसको बाद में निकलते टाइम कटवाना ही पड़ता है या फिर घर पे आके आप चाकू कैंची से काटिए। जिसके दांत बड़े हों उसकी अलग बात है। तो ये जो है इधर से ब्लड इधर से जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। फिर दाएं आलिंद दाएं नीलय के बाद ब्लड कहाँ जाता है, तो ये जो रास्ता है ये पूरा यहीं पे दिखाया गया है, इसी जो मैप है इसी में दिखाया गया है। इमेज जो बनी है ये बस समझने के लिए बनी है, ऐसा नहीं दिखता होगा, मतलब समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो ब्लड दाएं नीलय के बाद कहाँ जाएगा, तो ये है, इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी। हमने अभी बात की थी कि जितना भी धमनियाँ होती हैं उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यही एक अपवाद है कि पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुस धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अभी जो है रक्त अशुद्ध ही है, यहाँ से जब इंटर हुआ था यहाँ तक आया, यहाँ जा रहा है, तो अभी तक रक्त जो है अशुद्ध है। पल्मोनरी धमनी ऐसी एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद यहाँ से निकल के ये जो ब्लड है ये फेफड़े में चला जाता है, हृदय से निकलकर फेफड़े में जाता है। फेफड़े का काम होता है रक्त को शुद्ध करना। हृदय जो है रक्त को पंप करता है लेकिन फेफड़ा जो है रक्त को शुद्ध करता है। तो पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़े में यहाँ पर शुद्ध होगा रक्त। शुद्ध होने के बाद जो है
ये जाएगा इधर, ये रक्त जो है निकलता हुआ गया, ये शुद्ध हो चुका है। शुद्ध होते हुए ये यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये दो रास्ते बने हुए हैं, इन दोनों रास्तों का नाम क्या है, तो इसका नाम है फुफ्फुस सिरा। ये दोनों क्या है, ये फुफ्फुस सिरा या फिर पल्मोनरी सिरा। फुफ्फुस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पल्मोनरी कहते हैं। तो इन्हीं फुफ्फुस सिराओं से होते हुए अभी तक हमने देखा था कि सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी, यही एक अपवाद है। यहाँ पर पल्मोनरी सिरा जो है इसमें जो है शुद्ध रक्त बहता है। यही एक ऐसी सिरा है, यही एक ऐसी वेसल है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये यहाँ से शुद्ध रक्त होता हुआ इन दोनों फुफ्फुस जो सिराएं हैं इससे होता हुआ बाएं आलिंद में आ गया। अब ये शुद्ध रक्त, इधर वाला सभी रक्त जो है शुद्ध हो गया, इधर वाले सब अशुद्ध चल रहे थे, इधर वाला जो है सब शुद्ध है। तो यहाँ से पहले बाएं आलिंद में आता है रक्त, उसके बाद बाएं निलय में जाता है, ये है बायां निलय। यहाँ से होते हुए इधर से इस रास्ते से ये है महाधमनी, महाधमनी से होते हुए रक्त जो है पूरे शरीर में चला जाता है। तो कहाँ से घुसा था, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से घुसा था, और महाधमनी से होते हुए जो है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त चला जाता है। तो ये चीज़ मतलब समझने वाली बात है। आगे यहाँ पे बात करेंगे जो चीज़ एग्ज़ाम में और पूछी जा सकती है। अभी ये जो हमने देखा, इसको अगर आपको ये मैप याद रहेगा तो कहाँ से कहाँ, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि रक्त पहले कहाँ जाता है फिर कहाँ जाता है, इसको क्रम में अरेंज करिए, तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं अगर इसको समझ में आया होगा तो। आज ये समझ में आ जाएगा, 4 दिन बाद आप फिर से भूल जाएंगे, तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। सबके ह्यूमन बीइंग के साथ ये होता है, रिविज़न करना पड़ता है। आगे बात करेंगे स्तनधारियों, जिसमें मनुष्य भी शामिल होते हैं, उसमें हृदय कोष्ठ कितने होते हैं, तो अभी हमने देखा 4 कोष्ठ बने थे। तो सभी स्तनधारियों में 4 कोष्ठ होते हैं। इसमें डॉल्फिन भी आती है, इसमें ब्लू व्हेल भी आती है। इसको अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों स्तनधारी ही हैं और इसमें भी 4 ही कोष्ठ होते हैं, डॉल्फिन में और ब्लू व्हेल में भी, और जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं सब में जो है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। मछलियों में जो है हृदय कोष्ठ की संख्या होती है 2, क्योंकि डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो है ये स्तनधारी वर्ग में आ जाते हैं, इसलिए इसमें 4 होती है। बाकी सभी मछलियों में 2 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद एक निलय। उभयचर या फिर जो सरीसृप होते हैं उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो उसमें 3 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद 2 निलय। तो ये जो है सरीसृप या उभयचर जैसे मेढक वगैरह और जो सरीसृप बाकी सर्पिले मतलब जानवर होते हैं उसमें 3 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे धमनी यानी जो आर्टरी होती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद हमने देखा था ऊपर, पल्मोनरी धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। सिराओं की बात करें तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद इसका है पल्मोनरी सिरा। इसी को फुफ्फुस सिरा या फुफ्फुस धमनी, ये इस पल्मोनरी जहाँ भी लिखा होगा मतलब फुफ्फुस ही है, तो इसमें थोड़ा बहुत आप इंग्लिश वर्ड भी देखते रहिएगा। आगे बात करेंगे जो पूरा हृदय बना था उसमें दाईं ओर अशुद्ध रक्त बह रहा था और बाईं ओर जो है शुद्ध रक्त बह रहा था। आगे है यहाँ पर रक्त का प्रवाह का क्रम क्या होता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको अरेंज करिए। तो पहले अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के थ्रू रक्त आता है दाएं आलिंद में, फिर जाता है वाल्व के थ्रू दाएं निलय में, फिर आता है पल्मोनरी के थ्रू फेफड़े में जाता है, फेफड़े में शुद्ध होता है जो हमने ऊपर देखा था। उसके बाद पल्मोनरी सिरा से होते हुए बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, फिर वाल्व के थ्रू जो 2 वाल्व लगे थे जो उससे जो है ये बाएं निलय में आता है, फिर उसके बाद महाधमनी में जाता है, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में रक्त चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो सीएन बर्नार्ड ने किया था। ये जो रक्त बह रहा है अगर इसमें कहीं पे भी क्लॉटिंग हो गई तो वही जो है हार्ट अटैक वगैरह जो आ जाता है, और उसके लिए पेस मेकर वगैरह लगता है। क्लॉटिंग कहीं पे हो गई, अच्छे से पंप नहीं कर पाया तो वही हार्ट अटैक होता है। अब यहाँ पे पाचन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से ही पूछे जाते हैं जिस तरह से यहाँ समझाया गया है। तो पाचन तंत्र शुरुआत कहाँ हुई, पाचन की मुख से यहाँ से शुरुआत होती है। अभी हम देखेंगे कहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा हार्मोन होता है। तो यहाँ से पाचन की शुरुआत हुई, जो लार होती है, लार से लुगदी बनी खाने की, जो स्लेस म्यूकस वगैरह होता है उससे जो है लुगदी बनती है। उसके बाद ग्रास नली के थ्रू, अब ये चीज़ याद रखना है, ग्रास नली में खाने का पाचन नहीं होता है। यहाँ से जो है मुख में तो पाचन होता है, मंड का यानी स्टार्च का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, लेकिन ये ग्रास नली केवल रास्ता प्रदान करती है, खाने को चिकना बनाती है जिससे आसानी से खाना नीचे जा सके, और इससे होते हुए यहाँ पे आमाशय में खाना आता है। ये है आमाशय, इसी को कहा जाता है पेट, स्टमक, ये आमाशय। यहाँ पर खाना सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, लगभग 4 घंटे तक खाना यहाँ पर रहता है। उसके बाद जो है खाना
ये रहता आमाशय में, लेकिन इसमें यहाँ पे पचने में बहुत चीज़ें मदद करती हैं, जैसे अग्नाशय भी मदद करता है। अग्नाशय में 3 एंजाइम होते हैं, अभी आगे देखेंगे, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। यहीं पे सब सीक्रेट हो जाते हैं। ये आमाशय है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय से जो भी एंजाइम निकलेंगे वो भी पचाने में मदद करेंगे। इधर यकृत से जो भी एंजाइम निकलेंगे वो भी पचाने में मदद करेंगे। उसके बाद खाना जो है ग्रहणी में जाता है, ग्रहणी में भी थोड़ा बहुत पाचन होता है। उसके बाद खाना जो है, ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये सब जो है छोटी आंत है। छोटी आंत जो है बहुत घुमावदार होती है, लंबाई अगर खींचा जाए उसको तो बहुत लंबी हो जाती है, 6-7 मीटर हो जाती है। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए लास्ट में खाना कहाँ पचता है, तो यही छोटी आंत में ही पचता है। सबसे ज़्यादा जो भी बचा हुआ होता है सब छोटी आंत में पच जाता है। उसके बाद जो बड़ी आंत है, इसका नाम बस बड़ी है, रहती है छोटी है। तो बड़ी आंत जो है ये केवल पानी का पाचन करती है। ये जो है यहाँ छोटी आंत से होते हुए खाना जाता है यहाँ पर सीकम में, इसको कहते हैं सीकम। सीकम में खाना जो है अगर उसमें कोई हरा चीज़ है, जैसे पशु में पहले जो है अपेंडिक्स का अब हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन पशुओं में अभी भी इसका यूज है। जो पत्ते वगैरह होते हैं उसको पचाने में सेलुलोज का पाचन करता है अपेंडिक्स। हमारे शरीर से निकल भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे सेलुलोज का पाचन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे शरीर में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो सीकम से होते हुए ये सीकम का काम होता है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में ये खाना जो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ी आंत जो होती है, यहाँ पे केवल पानी का अवशोषण होता है। पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करने का काम बड़ी आंत का होता है। जो लूज़ मोशन वगैरह होते हैं बड़ी आंत में ही गड़बड़ी होती है जब, तो पानी को जब अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाती बड़ी आंत, तब लूज़ मोशन होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से रेक्टम होता है, मलाशय जिसको कहते हैं, रेक्टम मतलब मलाशय। यहाँ पे जो अवशोषित होने के बाद जो भी कूड़ा कचरा बचता है यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर मल द्वार के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं। और इधर वाला जो है ये यकृत है, जिसको लीवर बोलते हैं। और यहाँ पर जो हमने देखा था ये ग्रहणी है, ये पित्ताशय है। यकृत के बगल ही लटका हुआ जो पित्ताशय होता है, जहाँ पे पित्तरस जो है, बाइल जूस जिसको कहते हैं, इकट्ठा होता है। बाइल जूस अगर पूछा जाए बनाता कौन है, तो यकृत बनाता है। और स्टोर कहाँ पे होता है बाइल जूस, तो ये यहाँ पे स्टोर होता है पित्ताशय में। जब किसी के गाल ब्लैडर में मतलब पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो पूरा गाल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, तो पित्त रस नहीं इकट्ठा हो पाता। तो वसा को पचाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है। उनका मतलब पेट खराब ही रहता है हमेशा अगर उनकी जो है पित्ताशय निकल जाता है तो, क्योंकि बाइल जूस नहीं बन पाता। तो ये इतनी चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे भोजन का पाचन का क्रम अगर पूछा जाए कि कैसे कैसे होता है, तो पहले खाना खाया जाता है, अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको निकाला जाता है। फिर स्वांगीकरण मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो पूरे शरीर में जाती हैं, जो चीज़ें वहाँ से निकली विटामिन वगैरह वो सब पूरे शरीर में जाती है। और जो अवशोषण होने के बाद जो मल बचता है वो मल त्याग कर दिया जाता है। फिर अगर पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे खाना कैसे कैसे जाता है, तो पहले मुख में जाता है, फिर आमाशय में। देखिए यहीं पे खाना पचता है, बाकी सब रास्ते होते हैं। मुख में पचता है, आमाशय में पचता है, फिर ग्रहणी में पचता है, फिर छोटी आंत में पचता है, फिर बड़ी आंत में जो पानी वगैरह पचता है, फिर गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जहाँ पे एंजाइम वगैरह होंगे उसको भी देखना है। तो पहले मुख की बात करते हैं। मुख में जो है पाचन की शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या पचता है, तो यहाँ पे स्टार्च या फिर उसको कहते हैं हिंदी में मंड पाचन मुख से शुरू होता है। और मुख में जो है जल होता है, श्लेष मतलब म्यूकस होता है, जो भोजन की लुगदी बनाने में मदद करता है। मुख में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से, तो टाइलिन और माल्टेज। टाइलिन का काम होता है मंड को यानी स्टार्च को शर्करा में बदलना, और माल्टेज का काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। अब यहाँ पर एक चीज़ और सुन लीजिए कि जहाँ जहाँ पे एज लगा हो, कहीं पे भी लास्ट में एज वाला साउंड आए, तो मतलब वो जो चीज़ है वो लास्ट में कार्बोहाइड्रेट को ही पचा रही है, ग्लूकोज में ही लास्ट में कन्वर्ट कर रही है। और ये जो जहाँ पे इन लगा रहे, यहाँ पे टाइलिन को छोड़ दीजिए, टाइलिन की बात नहीं, आगे जहाँ पे इन लगा रहेगा लास्ट में, वो समझ लीजिए कि प्रोटीन को पचा रहा है। और जहाँ पर एज लगा रहे, अगर एज लगा रहे कहीं पे, तो समझ लीजिए वो वसा को पचा रहा है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो याद रखनी है। कभी कभी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन इसी से सही हो जाता है, ऑप्शन से। तो टाइलिन जो है ये मंड को शर्करा में बदलता है। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और मुख में कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एंजाइम जो मुख में होते हैं और भोजन के बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। जो अगर थोड़ा बहुत ख़राब चीज़ें अगर आ गई तो मुँह में ही नष्ट होकर वो अंदर जाती हैं, मतलब उनका जो है अंदर नहीं जा पाती हमारे। तो वैसे भी कुछ एंजाइम मुख में होते हैं। आगे बात करेंगे, मुख के पास जो है खाना जो है ग्रास नली में जाता है, यहाँ से होते हुए, इसमें पाचन नहीं होता है लेकिन बस खाना चिकना हो जाता है, ये बस रास्ता है।
फिर जाता है आमाशय में। आमाशय को जठराग्नि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जठर रस निकलता है। ये जठर रस जो है बहुत अम्लीय होता है, इसका पीएच बहुत कम होता है। 7 अगर पीएच है किसी चीज़ का तो उदासीन है, इससे जैसे जैसे कम होता जाएगा तो उसकी अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा। इससे ज़्यादा जब पीएच होता जाएगा तो उसका क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। तो ये जो है अति अम्लीय होता है जठर रस जो है, और मतलब आमाशय जो है हमारा बहुत ज़्यादा अम्लीय है। 0.9 से 1.5 पीएच इसका होता है जठर रस का। इसमें जल की मात्रा होती है 97 to 99% और HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अम्ल पाया जाता है। तो ये जो है एसिडिक होता है, अम्ल मतलब एसिड। और इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। आमाशय में 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, खाना पचाने में मदद करते हैं। 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? तो पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज है। पेप्सिन, यहाँ पे इन आ गया देखिए, तो ये प्रोटीन को पचाएगा। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में या फिर पॉलीपेप्टाइड में बदलना। देखिए जब कोई एंजाइम किसी प्रोटीन वगैरह को बदलता है तो कुछ प्रोटीन जो है सीधे सीधे अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगर प्रोटीन बदलेगा तो उसका लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो अमीनो अम्ल बनना चाहिए। लास्ट में जहाँ जहाँ पे पाचन होगा कुछ जगह पे पूरी तरह से पलट पाएगा, मतलब पूरी तरह से सीधे अमीनो अम्ल बनेगा, कुछ जगह पे नहीं बनेगा, कुछ जगह पे पेप्टोन बनेगा, कुछ जगह पे पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, और भी चीज़ें बनती हैं। तो जो है लास्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो कुछ प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदल जाते हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड में बदल जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है अगला जो एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन बच्चों में ज़्यादा होता है। इसका काम होता है दूध में जो प्रोटीन होता है केसिन, दूध का प्रोटीन है केसिन, उसको पचाने का काम करता है रेनिन एंजाइम। तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है, इसलिए जो है बच्चे दूध को पचा लेते हैं आसानी से। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं ये एंजाइम कम होता जाता है। तो बूढ़े लोग जो होते हैं वो दूध को आसानी से नहीं पचा पाते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेनिन किस में ज़्यादा होता है? बच्चों में। फिर एक और यहाँ पर एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? यहाँ पे एज लगा है मतलब वसा को पचाएगा, तो वसा को पचाने का काम होता है लाइपेज का। तो 3 एंजाइम हो गए, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये दोनों पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को पचा रहे हैं और ये लाइपेज जो है ये वसा को पचा रहा है। आगे बात करेंगे, जो आमाशय के बाद खाना कहा जाता है तो ग्रहणी में जाता है। थोड़ा थोड़ा पाचन यहाँ पर होता है, जो मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में। यहाँ पे 2 हार्मोन निकलते हैं। ग्रहणी में जो है 2 हार्मोन रहते हैं। कौन कौन से हार्मोन? तो सिक्रेटिन और कोलोसिस्टोकाइनिन। तो 2 हार्मोन ये कहाँ पे? ग्रहणी में रहते हैं। सिक्रेटिन का काम क्या है? तो पित्त रस स्रावित करने में उद्दीपक का काम। जितने भी हार्मोन होते हैं उनका उद्दीपक के रूप में वो प्रयोग होते हैं, मतलब कोई भी क्रिया हो रही है तो उसको बढ़ाने का काम करते हैं हार्मोन। तो सिक्रेटिन जो है ये पित्त रस निकलने के लिए उसको उद्दीपक के रूप में काम करता है, कि उसको बढ़ा दे, कि मतलब किसी को पुश करने का काम करे, तो उसी को हार्मोन कहा जाएगा। तो सिक्रेटिन जो है ये पित्त रस निकलने के लिए उद्दीपक का काम करता है। और पित्त रस जब आके, पित्त रस जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। आमाशय में भी हमने देखा था बहुत ज़्यादा अम्लीय स्थिति हो गई थी। अब इस अम्लीय को क्षारीय में बनाने के लिए ये पित्त रस आता है, जिसको बाइल जूस कहते हैं। इसका जो पीएच होता है 7.6 से लगभग 7.6 से यहाँ पे 7.7 होना चाहिए था। ये इतना होता है, क्षारीय होता है मतलब। तो उसको मैनेज करने के लिए, बहुत ज़्यादा अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए पित्त रस निकलता है। निकलने का काम कौन करता है? तो ये सिक्रेटिन हार्मोन। एक और हार्मोन यहाँ पर होता है जिसका नाम है कोलोसिस्टोकाइनिन। कोलोसिस्टोकाइनिन जो है, जो आमाशय के नीचे लटका हुआ अग्नाशय था, अग्नाशय से 3 एंजाइम को स्रावित करने में मदद करता है। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलेगा जो कि जाके आमाशय के खाने में मिलता है, उसको जो है स्रावित करने का काम कौन करता है? ये वाला हार्मोन कोलोसिस्टोकाइनिन अग्नाशय की 3 एंजाइम को निकालने का काम करता है। अब अग्नाशय से जो 3 एंजाइम निकलते हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं? और भी कई एंजाइम हैं लेकिन यही एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 एंजाइम। तो पहला है यहाँ पर ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज। अब जरूरी नहीं है कि एक एंजाइम एक ही जगह से निकले। देखिए लाइपेज पहले भी आया था, अभी भी आया है। तो ये ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। जो पेप्टोन पहले से बन चुका है, जिससे जो भी हमने देखा था अभी आगे पिछले मतलब यहाँ पे जो देखा था कि कुछ प्रोटीन पेप्टोन में यहाँ पर बदल चुके थे पहले से ही, तो उसको जो है अमीनो अम्ल में बदलने का काम ये करेगा ट्रिप्सिन। लेकिन जो प्रोटीन अभी भी बचे हुए हैं उसको पेप्टोन में बदल देगा। मतलब मुख्यतः ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन को पचाना है। आगे यहाँ पर जो अगला है अग्नाशय का ही एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है? जो भी स्टार्च बचा हुआ है, जो भी मंड बचा हुआ है, उसको पचाने का काम एमाइलेज करेगा। फिर लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज का काम है वसा को पचाने की, जो भी वसा बची हुई है उसको पचाने का काम लाइपेज करेगा। तो ये तीनों जो है अग्नाशय से निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा अंग है जो
ऐसे ऐसे एंजाइम का श्रावण करता है जो प्रोटीन को भी पचाते हैं, स्टार्च को भी पचाते हैं, वसा को भी पचाते हैं। तो ये अग्नाशय है, यहाँ प्रोटीन भी पचता है, स्टार्च भी पचता है और वसा भी पचता है। और ये जो है, इसके अलावा अग्नाशय के बारे में एक और चीज़ पूछी जाती है कि अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन नाम का। कहाँ से निकलता है? तो जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं वहाँ से एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो उसको मैनेज करने का काम करता है ये इंसुलिन। यही इंसुलिन जब कम हो जाता है, इंसुलिन कम श्रावण होता है यहाँ से अग्नाशय से, तो हमें ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है। जिसको मधुमेह हो गया रहता है, जैसे शुगर वगैरह रहती है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इंसुलिन अलग से देना पड़ता है, जो मतलब इंजेक्शन के थ्रू। ये हो गया 3 यहाँ पे अग्नाशय से 3 एंजाइम। उसके बाद आगे चलेंगे, ये 3 हो गया अग्नाशय वाला। फिर आता है भोजन छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन यहीं पर होता है और पूरा खाना यहीं पच जाता है छोटी आंत में ही। छोटी आंत से निकलने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? तो ये है इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। इरेप्सिन का काम क्या होता है? तो जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बन चुके हैं, इरेप्सिन का मुख्यतः काम होगा प्रोटीन को बचाना। लेकिन कौन से प्रोटीन? जो पॉलीपेप्टाइड बन चुके थे उनको जो है अमीनो अम्ल में बदलने का काम करता है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो बचे हुए प्रोटीन होते हैं उसको पचाने का काम। तो कभी कभी तो सीधे प्रोटीन को पचाना लिखा रहता है ऑप्शन में, कभी कभी लिखा रहता है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलना। अमीनो अम्ल जो मुख्यतः प्रोटीन ही होता है। आगे बात करेंगे माल्टेज का काम क्या होता है? तो माल्टेज का काम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। फिर सुक्रेज का काम क्या होता है? तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में, सुक्रेज जो होती है, सुक्रोज जो शर्करा होती है ये फलों में होती ज़्यादा, तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है और अंत में लास्ट में जो है ग्लूकोज में ही बदलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज में बदलेगा। फिर आता है लैक्टेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। जहाँ पे ओज ऐसे लिखा रहा है एज, वो समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे जैसे लैक्टेज टाइप की चीज़ें लिखी रहे हैं, सुक्रेज टाइप के। लाइपेज लिखा रहेगा तो ये वसा होगा। तो लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, तो ये जो है ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। आगे बात करेंगे सीकम की। यहाँ से जो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, तो यहाँ पे लाइपेज भी होता है थोड़ा, जो कि जो बची हुई वसा है उसको पचाने का काम हो जाता है छोटी आंत में। तो जो पूरा पाचन है, खाने का पूरा पाचन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। छोटी आंत तक खाना पूरा पच चुका है। फिर यहाँ पर सीकम आता है। सीकम में यहाँ पर जिसमें नीचे लटका हुआ अपेंडिक्स होता है जो कि सेलुलोज को पचाता है पशुओं में। फिर खाना जो है, जो बचा हुआ चीज़ रहता है वो बड़ी आंत में होता है, जहाँ पे जल का अवशोषण होता है, मतलब मल को अलग करने की यहीं पे क्रिया चलती है, तो जल पूरा अवशोषित हो जाता है यहाँ। लेकिन खाना नहीं पचता, खाना पच चुका है, जितना भी पचना था सब अलग अलग हो चुका है। फिर आता है मलाशय में, फिर गुदा द्वार में। ये मलाशय में पहले खाना, फिर मतलब जो बचा हुआ चीज़ है उसके बाद फिर गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। जो भी त्याग करने वाली चीज़ रहती है सब गंदगी पूरा बाहर निकल जाती है। तो ये पाचन तंत्र था। अब पूछा जाता है कुछ अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जैसे अपेंडिक्स हो गया, इसको निकाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साइनस हो गया, साइनस भी अपेंडिक्स है, मतलब साइनस भी अवशेषी अंग है। फिर कोक्सीक्स कहा जाता है इसको। तो ये हमारी जो पीछे की मेरुदंड होती है उसका निचला पार्ट, जिसको पुच्छ कहा जाता है, वो होता है। फिर अक्लदाढ़ जो निकलती है बाद में, उसका दर्द होता है। बाह्य कर्ण और टॉन्सिल, ये सब अवशेषी अंग है। फिर यहाँ पे मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है? तो ये कैप्सेंथिन के कारण होता है। लाल रंग जो है मिर्च का कैप्सेंथिन के कारण होता है। और गाजर का लाल रंग जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है और तीखापन जो है ये कैप्सेसिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो है एरिकजेंथिन के कारण होता है। पपीते का पीलापन एरिकजेंथिन के कारण और प्याज का पीलापन क्वेसिटिन के कारण, दोनों अलग अलग हैं। फिर यहाँ पर खीरे की जो कड़वाहट होती है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। फिर हल्दी का पीलापन जो है ये कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण। फिर मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। यही चीज़ें पूछी जाती हैं, इतनी जो लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी लाल पूछा जाएगा अगर, तो एंथोसाइनिन वहाँ रहेगा, एंथोसाइनिन। आगे बात करेंगे ब्लड जो है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। और रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है।
pH इसका कितना होता है, हल्का क्षारीय होता है ये, तो 7.4 से 7.5 pH इसका होता है। 1 यूनिट ब्लड में 350 mm जो है ब्लड आता है। ताप कितना होता है ब्लड का अंदर से, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात करेंगे प्लाज्मा की। बात करें तो प्लाज्मा जो है ये इसमें जल होता है 90% और प्रोटीन होता है 7%, और इसके अलावा इसमें ग्लूकोज, विटामिन और अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती हैं कि प्लाज्मा में जो है कितना जल होता है, तो लगभग 90%। ये एक पीला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है प्लाज्मा। और रुधिर कणिकाओं की बात करें तो 3 तरह की रुधिर कणिकाएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, जो वैज्ञानिक की लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। 99% कणिकाएँ आरबीसी ही होती है। फिर डब्ल्यूबीसी, इसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, लगभग 0.03% होती हैं। फिर प्लेटलेट्स, जिसको रुधिराणु कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो थ्रोम्बोसाइट 0.07 तक लगभग रहती हैं। तो 3 तरह की हो गई कणिकाएँ, लाल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों क्या होता है, तो आरबीसी जो है इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है, ये रहती है। उसके बाद प्लीहा में ये मर जाती है। तो प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है। इसके अलावा आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे शरीर में। इसका रंग होता है लाल, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये एक स्टेटमेंट ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में कि इसमें केंद्रक होता है या नहीं, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सेप्शन, कि ऊँट और लामा जो है एक ऊँट की ही एक प्रजाति होती है, तो इन दोनों में जो है जिसके कुबड़ होता है, लामा उसी टाइप का होता है, तो सांड के जैसा, तो इसमें जो है इन दोनों में इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक होता है। आगे बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, जिसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, प्लीहा और यकृत में होता है। 2 से 4 दिन में मानव रक्त में ये नष्ट हो जाते हैं। कार्य इसका क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी का बढ़ना क्या हो जाता है, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे रक्त कैंसर हो जाता है, जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किससे होता है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से। और डब्ल्यूबीसी अगर ना रहे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ज़्यादा होना भी खतरनाक है और कम होना भी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है संख्या में, तो आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी कम होती है। 600:1 का इनका अनुपात होता है। फिर प्लेटलेट्स जो है, जिस प्लेटलेट्स जब डेंगू वगैरह हो जाता है प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा, प्लीहा और यकृत में। 2 से 12 दिन तक मानव रक्त में ये नष्ट हो जाती हैं। इनकी संख्या लगभग होती है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक, अलग अलग इंसान में अलग अलग ही होती है। कार्य इनका होता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने में जो इंपॉर्टेंट जो विटामिन होता है, विटामिन के। अब मूत्र की बात करें तो मूत्र से भी क्वेश्चन आता है। इसमें लगभग 96% जल होता है। फिर इसके अलावा 0.2% ये सभी चीज़ें होती हैं। 0.2% यूरिया, 0.2% यूरिक अम्ल, 0.2% फास्फेट, फिर सोडियम, लवण, अमोनिया, कैरेटिनिन, ये सब जो है 0.2% होता है, इतनी चीज़ें। तो यूरिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मूत्र में होता है। मूत्र में जो दुर्गंध आती है शौचालय में, वो किसके कारण आती है, तो अमोनिया के कारण आती है। ताजे मूत्र की गंध किसके कारण होती है, तो यूरिनोड के कारण। मूत्र का पीलापन यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीएच कितना होता है, तो हल्का अम्लीय होता है, ये 6 इसका पीएच होता है। फिर जो है एक चीज़ पूछा जाता है कि टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, इसके लिए कौन सा टीका लगता है, तो डीपीटी का टीका लगता है। तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका लगता है और टाइफाइड के लिए टीएबी का टीका लगता है। स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो वायरस से, H1N1 वायरस से होता है स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। खसरा जो है रूबियोला वायरस से होता है। कोढ़ जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कोढ़ होता है। अब यहाँ पर मस्तिष्क के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क जो है कैसे डिवाइड किया गया है, तो अग्र मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र में जो है 2 चीज़ें होती हैं, सेरिब्रम और डाईएनसिफिलॉन। सेरिब्रम जो है इसका काम होता है, ये सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरिब्रम का काम क्या है, या फिर बुद्धिमत्ता हमारे शरीर के, हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट से मतलब मैनेज होती है, बुद्धिमत्ता या फिर याददाश्त, चिंतन, ज्ञान, ये सब सेरिब्रम का काम है। कोई चीज़ याद रखना, चिंतन करना, ज्ञान भरी बातें सब सेरिब्रम के पास होती हैं। फिर डाईएनसेफेलॉन में 2 चीज़ें होती हैं, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस का काम क्या होता है, तो दर्द को महसूस कराना, ठंडा गर्म लगवाना, ये जो है थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, तो भूख को मैनेज करना, प्यास, ताप नियंत्रण करना, प्यार, घृणा, क्रोध, पसीना, ये हाइपोथैलेमस का काम है। जिसका जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसको भूख लगती है तो एकदम रोने लगता है वो, तो
हाइपोथैलेमस जो है मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम करती है। भूख को, प्यास को, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, क्रोध, पसीना, ये सब, पसीना तो वैसे नहीं कंट्रोल किया जा सकता है उतना, लेकिन ये हाइपोथैलेमस के थ्रू ही होता है। तो ये चीज़ें हैं। और ये जो पश्चिम मस्तिष्क है इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, ये सेरिब्रम था जो भी हमने देखा था बुद्धिमत्ता वाला। सेरिबेलम का काम क्या है? शरीर संतुलन करना। सेरिबेलम पीछे होता है, सेरिबेलम जो है शरीर संतुलन का काम करता है। और इसमें पश्चिम मस्तिष्क में ही एक होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। इसका सभी काम जो है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, जिसको हम खुद से मैनेज नहीं कर सकते, जैसे सांस लेना, खांसना, निगलना, आहार नाल का क्रमाकुंचन, आहार नाल जो खाना पचाती है, इसके अलावा रक्त दाब, ये सब को मैनेज करने का काम किसका होता है? तो मेडुला ऑब्लागेंटा का। ये 2 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इन्हीं में से क्वेश्चन इतने में से पूछ लिया जाता है, मस्तिष्क से अगर आता है क्वेश्चन तो ये इतनी चीज़ें हैं, यही बार बार पढ़नी, रिवाइज करनी, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे कोई छोटी सी चीज़ अगर कोई छूट गई होगी तो आपको पता ही होगा अगर क्या छूट गया है, तो उसको आप गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो एग्ज़ाम में, जैसे एग्ज़ाम में आ जाए वो क्वेश्चन, इस तरह से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा है। ये आपको देखने में छोटा लगता है लेकिन याद नहीं होता, फिर भूल जाता है। और अगर आपको ये सीरीज़ वगैरह पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जीव विज्ञान का ये जो पिछला वाला वीडियो था वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। ROARO का ग्रुप ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर प्रॉपर्ली पढ़कर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको वहीं पर मिलेगी, एक्सप्लेन टेस्ट के साथ, आंसर के साथ। तो उसमें जो है टारगेट दे दिया जाता है कि आप ये पढ़िए, तो जो बताया जाएगा उतना पढ़ना है आपको, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आंसर की कई बार रिवाइज करनी है अगर आप उस ग्रुप में हैं, अगर नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो नंबर दिया है इसी पे व्हाट्सएप करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।